आप सभी का स्वागत है दीक्षा मेंटर पे। तो आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर जो 1 है उसका एमसीक्यू करने वाले हैं। और इस चैप्टर में मैं आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एमसीक्यू इससे बन सकते हैं उसका मैं एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा डिटेल में बताऊंगा कि प्रश्न कैसे बनते हैं और उसका आंसर कैसे दिया जाता है, कैसे एलिमिनेट किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। रासायनिक समीकरण से जो सूचना प्राप्त होती है उसमें से एक है, यानी हमें ये बताना है कि रासायनिक समीकरण से कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है, जो खास इसमें कौन सा है। तो क्या हमें अभिक्रिया की गति प्राप्त होती है, अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था प्राप्त होती है, अभिक्रिया के पूर्ण होने का समय, या अभिकारक तथा उत्पाद पता चलता है। तो देखिए, हमें अभिक्रिया की गति पता नहीं चलता है, अभिक्रिया पूरा हुआ है कि नहीं ये भी पता नहीं चलता है, और अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था कुछ विशेष स्थिति में तो पता चलती है लेकिन हमेशा पता नहीं चलता है। इसलिए सही आंसर होगा डी, यानी अभिकारक तथा उत्पाद के बारे में हमें सही पता चलता है। चलिए प्रश्न संख्या है 2। संतुलित समीकरण में प्रतिकारक तथा प्रतिफल, यानी यहाँ पे जो प्रतिकारक है और प्रतिफल यानी उत्पाद, पदार्थों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह दिया जाता है। ये तो काफ़ी सिंपल है, आप जानते हैं, एरो का चिन्ह देते हैं उसके लिए। अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर कौन सी गैस बनती है। तो देखिए, जब अमोनिया को हम लोग गैस में जलाते हैं, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम लोग अमोनिया को जलाते हैं, वैसे भी जानते हैं बिना ऑक्सीजन के तो जलता नहीं है कोई चीज़। जलने के लिए यानी दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती ही है। तो जब अमोनिया को हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो उसमें से नाइट्रोजन गैस मुक्त होता है, क्योंकि खुद समझिए ऑक्सीजन तो जल के खुद ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, बचता है हाइड्रोजन। तो जलता क्या है, कौन सा गैस बनता है, नाइट्रोजन बनता है। अगला है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या मुक्त होता है। यानी अगर हम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करेंगे तो उसमें से क्या मुक्त होगा। तो जब गर्म करते हैं तो हमसे मुक्त होता है ऑक्सीजन गैस, यानी O2 यहाँ पे मुक्त होगा। फिर है कि N2 + H2 एरोज NH3 का संतुलित रूप होगा, यानी इसे संतुलित करना है। तो देखिए, इधर H3 है, इधर H2 है, तो इन्हें हमें सबसे पहले संतुलित करना पड़ेगा, यानी दोनों साइड ये बराबर होने चाहिए। तो हाइड्रोजन इधर 3 है, इधर 2 है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, और यहाँ 3 से गुना कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 3 दूना 6। बाकी नाइट्रोजन में कोई स्थिति नहीं है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। तो इस तरह से संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन है बी, यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे 3 भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब इसमें पूर्ति करना है कि क्या भराएगा। तो सबसे पहले 6 का 1 देखते हैं। तो H2 + O2, तो आप जानते हैं H2O2 मिलकर बनाता है, दोनों मिलकर बनाता है 2H2O। तो यहाँ भराएगा क्या, 2H2O भराएगा। अगला अगर दूसरा इसका देखें हम लोग बी, तो ये है KClO3, 2 आगे भी है, MnO2, ये इक्वल टू बना लिया है KCl प्लस डैश दिया है प्लस MnO2 लिखा है। अब इसमें देखना है कि कौन सा पदार्थ है जो इस समीकरण में यहाँ पे रिक्त स्थान पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन है, इधर 3 है, यहाँ पे 2 है। इस समीकरण में क्या होता है कि यहाँ पर 3O2 रहता है, तब जाकर के यह इसको अब जैसे ही संतुलित करेंगे तो यहाँ पे 3O2 हमें लिखना होगा, तो यह समीकरण संतुलित हो जाएगा। अगला है, उष्मादायक अभिक्रिया में डैश मुक्त होती है। तो अब जानते हैं उष्मादायक जिसे हम लोग ऊष्माक्षेपी भी कहते हैं, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या मुक्त होता है, तो ऊष्मा मुक्त होती है। तो यहाँ पे आप ऊष्मा भर सकते हैं या फिर ताप भर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऊष्मा शोषक अभिक्रिया में ऊष्मा डैश होती है। तो आप जानते हैं जब ऊष्मा शोषी है तो उसमें क्या होगा, ऊष्मा खर्च होगी, या फिर कहेंगे कि ऊष्मा का ऊष्मा शोषित होती है। फिफ्थ है इसका जो ई नंबर, रासायनिक समीकरण से प्रतिक्रिया के पूर्ण होने पर डैश नहीं होता है। यानी जब रासायनिक समीकरण से प्रतिक्रिया भी कंप्लीट नहीं हुई रहती है, पूर्ण होने, अच्छा ये ऐसा है, रासायनिक समीकरण से प्रतिक्रिया के पूर्ण होने का डैश नहीं होता है, मतलब हमें आभास नहीं होता है, या फिर कह सकते हैं कि पता नहीं होता है कि अभिक्रिया भी समाप्त हुई है कि नहीं। हम लोग रासायनिक समीकरण देख करके केवल ये नहीं बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया भी समाप्त हुई है कि नहीं हुई है।
इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न है, किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन के सीधे संयोग को कहते हैं। तो देखिए, जब भी ऑक्सीजन का सीधा संयोग होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहते हैं ऑक्सीकरण, या फिर इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। किसी तत्व से ऑक्सीजन के संयोग को क्या कहते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर से वही आ गया कि ऑक्सीजन से तत्व के संयोग को क्या कहते हैं, तो ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। तत्व हो या यौगिक हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये दोबारा आ गया है, शायद यहाँ पे हाइड्रोजन रहता, तब अगर ये रहता कि किसी तत्व से हाइड्रोजन के संयोग को क्या कहते हैं, तब यहाँ पे ऑप्शन होगा अवकरण। शायद इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। सोडियम इलेक्ट्रॉन खोकर सोडियम आयन बनाता है। इस क्रिया में सोडियम की होती है, यानी सोडियम का क्या होता है ये बताना है। तो देखिए, जब भी यहाँ पे ये सोडियम आयन खो रहा है तो ये होता है ऑक्सीकरण। Cl2 है, यानी जो क्लोरीन होती है वह क्या है, ऑक्सीकारक है, अकारक है कि ऑक्सीकारक है, या अकारक ऑक्सीकारक दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इस पे ध्यान देने वाली बात है कि जो क्लोरीन होता है ये ऑक्सीकरण भी कराता है और अवकरण भी कराता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा बी कि अकारक तथा ऑक्सीकारक दोनों है। प्रश्न संख्या बढ़ते हैं 11 की तरफ। 11 नंबर पे है कि रासायनिक समीकरण C+H2O एरो C+H2 में जल अवकारक है, जल ऑक्सीकारक है, कार्बन ऑक्सीकारक है कि इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है कि जल क्या है, अवकारक है कि ऑक्सीकारक है। तो देखिए, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे H2O है, और H2O यानी जल, जल के बारे में ही यहाँ पे बात हो रहा है। तो इस अभिक्रिया में देखेंगे कि यहाँ पे कार्बन अकेले था, लेकिन अभिक्रिया के बाद कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया, यानी ऑक्सीजन क्या हुआ, कार्बन में जुट गया। तो आप जानते हैं जब भी ऑक्सीजन जुटता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। और ऑक्सीकरण किसके कारण हो रहा है, जल के कारण, इसलिए यहाँ पे कहेंगे कि जल ऑक्सीकारक है, क्योंकि यहाँ पे ओ यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। अगर ऑक्सीजन की कमी हुई रहती या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि हुई रहती तब हम लोग कहते कि यह अवकारक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, इसलिए इसे हम लोग ऑक्सीकारक कहेंगे। अगला प्रश्न है, अवकरण क्रिया में होता है, यानी अवकरण में क्या होता है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि इलेक्ट्रॉन का परिग्रहण होता है। तो अभी मैंने आपको बताया ही कि जब इलेक्ट्रॉन का दान होता है तो उसे हम लोग ऑक्सीकरण कह रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा, परिग्रहण यानी ग्रहण ही हुआ, तो जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा तो उसे इलेक्ट्रॉन का ये हम लोग क्या कहेंगे, अवकरण क्रिया कहेंगे। आगे का प्रश्न देखिए, SnCl2 है, यानी SnCl2 क्या है, क्या यह ऑक्सीकारक है या अवकारक है या दोनों है। तो यहाँ पे जो SnCl2 होता है वो केवल अवकरण कराता है, केवल अवकरण कराता है, इसलिए उसे कहेंगे हम लोग अवकारक। 14 है, इनमें से कौन ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों है। मतलब कौन सा इसमें से यौगिक है जो ऑक्सीकरण का भी काम करता है और अवकरण का भी काम करता है, मतलब ऑक्सीकारक भी बनेगा और अवकारक का भी काम करेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है H2O2। जो H2O2 होता है वह दोनों काम करता है, ऑक्सीकारक भी कराता है और अवकारक भी होता है। अगला है, गंधकाम्ल क्या है, ऑक्सीकारक है, अवकारक है, ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों है या कोई नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे गंधकाम्ल का आप ये जानिए, इसको H2SO4 जो होता है जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं उसे ही गंधकाम्ल भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नाम थोड़ा देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। ये गंधकाम्ल क्या है, वही सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी जिसे हम लोग H2SO4 कहते हैं। तो H2SO4 ऑक्सीकारक होता है, यह ऑक्सीकरण कराता है, इसलिए यह ऑक्सीकारक हो गया। इनमें से कौन ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों है, ठीक है। सेम प्रश्न कई बार रिपीट किया गया इसी तरह का, ऑप्शन बदल करके। तो कौन ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है, इसका सही उत्तर है KCl, यानी पोटेशियम जो क्लोराइड है वह ऑक्सीकारक का भी काम करता है और अवकारक का भी काम करता है। ये 16 तक हो गया, 17।
फेरस सल्फेट से लोहा को निम्नलिखित में से कौन सी धातु विस्थापित करेगी? तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए सक्रियता श्रेणी। आप जानते हैं जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर वाले तत्व होते हैं वो ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, वे अपने से नीचे वाले अभिक्रिया अपने से नीचे वाले तत्वों को हटा देते हैं। तो सक्रियता श्रेणी में जिंक लोहा से ऊपर आता है, तो जिंक क्या करेगा? फेरस सल्फेट से फेरक को विस्थापित कर देगा। सही आंसर हो जाएगा जिंक यानी Zn। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उभय अपघटन अभिक्रिया है? तो इसमें आपको अपघटन बताना है कि कौन सा उभय अपघटन है। तो देखिए पहला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो संयोजन है, अपघटन हो नहीं सकता। सही आंसर है बी, क्योंकि यह दोनों दिशाओं में होती है, मतलब यह अभिक्रिया इधर से इधर भी होती है और इधर से इधर भी होती है, तो इसे कहेंगे हम लोग उभय अपघटन अभिक्रिया। चलिए इसी के साथ बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण अकिरण की अभिक्रिया नहीं है? मतलब इसमें से बताना है कौन है जो दोनों काम नहीं कर रहा है, ऑक्सीकरण भी नहीं है, ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रिया इसमें से कौन नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो इसमें अगर सभी को ध्यान से देखें तो जिसमें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का वृद्धि या कमी नहीं हो रहा होगा या आयनों का आदान प्रदान नहीं होगा, उसे हम लोग कहेंगे कि ऑक्सीकरण या अवकरण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जो बी नंबर है इसमें NH4CNO है, इधर क्या है NH2CO फिर NH2 है, यानी इसमें ना हाइड्रोजन की कमी हो रही है न वृद्धि हो रही है, न ऑक्सीजन की कमी हो रही है न वृद्धि हो रही है, अर्थात यही ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया नहीं है। 20 नंबर देखते हैं, तो 20 नंबर है कि रिक्त स्थानों की उपयुक्त शब्दों द्वारा पूर्ति करें। इसमें भरना है कि सिल्वर नाइट्रेट तथा सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया में सिल्वर क्लोराइड का बनना एक डैश अभिक्रिया है, यानी जब सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो इन दोनों की अभिक्रिया होने के बाद क्या बनता है? तो आप याद होगा ये सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड में अवक्षेप बनता है, तो यहाँ बनाएंगे कि अवक्षेपण अभिक्रिया है। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया है, अवक्षेप बनता है इसलिए उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में कॉपर डालने पर डैश धातु प्राप्त होती है। तो जैसे ही हम लोग सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में कॉपर को डालेंगे तो उसमें क्या होगा? कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर देगा, क्योंकि कॉपर ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पे बन जाएगा केवल क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा सिल्वर, यहाँ पे सिल्वर बन जाता है। 21 है सिल्वर नाइट्रेट के उष्मीय विघटन के फलस्वरूप प्राप्त होता है, यानी अगर हम सिल्वर नाइट्रेट का उष्मीय विघटन कराएं, विसंयोजन अभिक्रिया कराएं, तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा? तो उसमें हमें ये तीनों पदार्थ प्राप्त होते हैं। PbO प्राप्त होगा हमें, सिल्वर ऑक्साइड, ये लेड ऑक्साइड, और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राप्त होगा, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे बोलते हैं, और ये हमें ऑक्सीजन प्राप्त होगा। इसके साथ ही अगर हम आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 23 तो हो गया है ना, 21 हो गया, 22 की तरफ, कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर एक गैस प्राप्त होती है, यानी जैसे ही हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो उसमें हमें कौन सी गैस प्राप्त होगी? तो अब जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, ये कमेंट में लिखिएगा। उसको जब हम गर्म करेंगे तो उसमें से प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला अभिक्रिया है, प्रश्न है 23, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश में रखने पर क्या होता है? आप जानते हैं कि जो सिल्वर क्लोराइड को हम लोग सूर्य में प्रकाश में रखते हैं तो उसमें अभिक्रिया शुरू होती है, तो सूर्य के प्रकाश में जो होने वाली अभिक्रिया होती है उसे प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं। तो बताना है कि जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रख देंगे तो उससे आखिर जब अभिक्रिया होगी उसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होगा, जब अभिक्रिया होने के बाद क्या प्राप्त होगा? तो जैसे ही हम लोग सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो वहाँ पे हमें सिल्वर प्राप्त हो जाता है, क्योंकि क्लोरीन गैस वहाँ से उड़ जाता है प्रकाश के कारण। 24 है, ये खत्म हो गया सर। ठीक है, अगला प्रश्न है अभिक्रिया, नीचे जो अभिक्रिया दी है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, ये दोनों मिलकर बना रहा है कॉपर प्लस आयरन सल्फेट। उदाहरण है किसका? विस्थापन अभिक्रिया का या द्विविस्थापन अभिक्रिया का, या फिर संयोजन अभिक्रिया है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है
कि आयरन ने जाकर कॉपर को विस्थापित किया, आयरन ने जाकर कॉपर को विस्थापित किया, और सेम वही काम किया, कॉपर ने जाकर के आयरन को विस्थापित कर दिया। यानी कॉपर का भी स्थान चेंज हुआ है और आयरन का भी स्थान चेंज हुआ है। तो जब दो तत्वों का स्थान चेंज हो जाता है तब उसे हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर एक का चेंज होता है तो उसे हम लोग कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। सेम नीचे वाला में भी देखिएगा, इसमें भी वही पूछ रहा है कि ये सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना रहा है। तो यह क्या है, एकल विस्थापन है, द्विविस्थापन है, संयोजन अभिक्रिया है या फिर वियोजन है। तो इसमें भी देखिए बेरियम का स्थान चेंज हो रहा है और सोडियम का, बेरियम का स्थान चेंज होकर के इधर सल्फेट के साथ आ गया है और सोडियम का स्थान चेंज होकर इधर क्लोराइड के साथ चला गया। यहाँ पे देखिए बेरियम और सोडियम दोनों का स्थान चेंज हुआ है, इसलिए होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अब तक मैंने 25 ऑब्जेक्टिव का चर्चा किया है। मुझे उम्मीद है इससे आपको काफ़ी वैल्यू मिला होगा। आप इस वीडियो को 1-2 बार देख सकते हैं, 3 बार भी देख सकते हैं, ताकि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ सकें और इसी पे आधारित आप अन्य कई सारे प्रश्न बना सकें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अन्यथा डिसलाइक कीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।